Good morning, schools. Welcome to another class of Super 100 program. अब तक की क्लासेस में हमने विलियन वाले चैप्टर में अणुसंख्यक गुणधर्म, सांद्रता और आदर्श और अनादर्श विलियनों के बारे में पढ़ा है. कल वाली क्लास में हमने पढ़ा कि अगर कहीं पर विलय वियोजित या संयोजित होता है, यानी उसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, तो उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्यक गुणधर्म बदल सकते हैं. उन्हीं अणुसंख्यक गुणधर्मों को के बारे में हमने वांट ऑफ फैक्टर के से समझा. वांट ऑफ फैक्टर एक रेशो है जिसमें हम कणों के संख्या जो वियोजन होने के बाद होगी या संयोजन होने के बाद होगी अपॉन कणों की संख्या जो वियोजन से पहले या संयोजन से पहले होती है. तो वांट ऑफ फैक्टर किस तरीके से अणुसंख्यक गुणधर्मों को बैलेंस करेगा, चलिए उसको पढ़ते हैं. तो वांट ऑफ फैक्टर आई को हमने पढ़ा, यह है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन upon number of particles before dissociation और एसोसिएशन. इसको हमने कल डिसोसिएशन के रूप में समझा था, यानी अगर कोई विलय वियोजित होता है तो वहां पर वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट की बात करते हैं तो सोडियम सल्फेट विलयन में वियोजित होकर 2 सोडियम आयन और 1 सल्फेट आयन देता है. तो इस प्रकार से जो वियोजन होने के बाद कणों की संख्या हुई वो हुई 3 और शुरू में थी 1, तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान आएगा 3. यह कब होगा? जब हम मानते हैं कि Na2SO4 पूर्णतः वियोजित हुआ है, यानी उसका कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है. लेकिन अगर इसका कंप्लीट डिसोसिएशन ना हो, जैसे अगर हम समझें कि NO2SO4 सोडियम सल्फेट पूर्णतः वियोजित ना होकर आंशिक रूप से वियोजित हुआ है, तो यहां पर हम I का जो मान है उसको अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन कोटि के रेस्पेक्ट में निकालते हैं. तो यहां पे अल्फा हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको वियोजन कोटि भी कहा जाता है. वियोजन कोटि. तो अगर शुरू में हम मान लेते हैं कि Na2SO4 का एक कण उपस्थित है तो यहां पर Na और सल्फेट आयन नहीं बनेंगे, और टाइम t के बाद इसमें से हम कुछ अल्फा को वियोजित करेंगे तो ये हमारे पास में 2 अल्फा और अल्फा बनेगा. तो यहां पर जो कुल मोलों की संख्या मुझे वियोजन के बाद में मिलेगी वह होगी 1 + 2 अल्फा. तो कुल वियोजन की संख्या वियोजन के बाद कितनी है? 1 + 2 अल्फा, और वियोजन से पहले कितनी थी? 1. तो अगर मैं यहां पर I का मान देख रहा हूं तो I हो जाएगा 1 + 2 अल्फा अपॉन 1. तो इस तरीके से वियोजन के लिए हम पूर्णतः और आंशिक रूप से I यानी वांट ऑफ फैक्टर के मान को ज्ञात कर सकते हैं. अब अगर कहीं पर विलय वियोजित ना होकर संयोजित हो, यानी
एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल अगर कहीं पे होगा तो वहां पर किस तरीके से वांट ऑफ फैक्टर निकाला जाएगा? तो दूसरा हमारे पास केस है यहां पर एसोसिएशन का। एसोसिएशन का मतलब हुआ संयोजन। जैसे अगर हम एसिटिक एसिड को समझें तो ये जो एसिटिक एसिड है यह डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमर का मतलब हुआ कि यहां पर अगर मेरे पास दो एसिटिक एसिड हैं तो ये दो एसिटिक एसिड या कोई भी हम एक एसिड ले सकते हैं तो ये विलयन में जाने पर यहां पर एक ही अणु का निर्माण करेगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इथेनोइक अम्ल यानी जो एसिटिक एसिड है बेंजीन में, अगर हम इसको लेंगे, हम कहां पे ले रहे हैं इसको? बेंजीन में ले रहे हैं, तो बेंजीन में ये डाइमर का निर्माण करता है। डाइमर का मतलब हुआ यहां पर द्वितन। अब एसिटिक एसिड के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो डाइमर यानी दो यूनिट में चेंज हुआ, तो इसको हम समझ सकते हैं कि एसिटिक एसिड के पास में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये हमारे पास एक अणु हुआ और ये हमारे पास दूसरा अणु हुआ और दोनों अणु आपस में यहां पर हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो कणों की संख्या पहले 2 थी अब वो कितनी हो गई? 1 हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम I का मान निकालें तो बाद में कणों की संख्या 1 हुई और शुरू में कितने थे? 2। तो यहां पर I का मान होगा 0.5। यह हम पूर्णतः संयोजन की बात करते हैं। अगर कहीं पर आंशिक रूप से संयोजन हो, जैसे हमने कहा कि एक एसिड है वह टेट्रामर बनाता है। टेट्रामर मतलब कि इसकी 4 यूनिट आपस में कंबाइन होंगी। तो अगर हमारे पास में 4, हम इसको A मान लेते हैं, तो ये कन्वर्ट हो रहा है यहां पर A4 में। ये कोई एसिड हो सकता है या हमारे पास कोई एक विलय भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी कोई भी एक सॉल्यूट है और ये सॉल्यूट टेट्रामर में जाता है। अब यहां पर अगर हम टाइम 0 पे देखें तो हमारे पास कितने मोल हैं इसके? 4 और यह कितना होगा? 0। टाइम t पर इस 4 में से कुछ 4 अल्फा चले जाएंगे और यहां पर अल्फा बनेगा। तो कुल मोल की संख्या अगर मैं यहां पर ज्ञात करूं तो ये हो जाएगा 4 - 4 अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 4 - 3 अल्फा। अब I निकालने के लिए हमें संयोजन के बाद की संख्या चाहिए, जो कितनी हुई? 4 - 3 अल्फा और शुरू में हमारे पास कितना था? 4। तो इस तरीके से हम यहां पर I के मान को निकाल सकते हैं। यहां पर एक और चीज समझने वाली है कि अगर हम I का मान कभी एसोसिएशन के लिए निकालेंगे तो वो हमेशा 1 से कम आता है, जबकि अगर हम वियोजन के लिए इसको देखें तो I का मान हमेशा 1 से ज्यादा आता है। तो यहां पर इस तरह का क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है, तो हम यहां पर 3 पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। पहला पॉइंट, इफ I इज ग्रेटर देन 1, I का मान अगर 1 से ज्यादा होगा तो यह डिसोसिएशन यानी वियोजन को निरूपित करता है। इसी प्रकार से अगर I का मान 1 से कम है, I इज लेस देन 1,
तो यह एसोसिएशन यानी संयोजन को निरूपित करेगा। और तीसरा पॉइंट है, अगर I की वैल्यू 1 है यानी पॉइंट ऑफ फैक्टर हमारे पास 1 है, इसका मतलब यहां पर ना तो डिसोसिएशन हुआ, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। तो यहां पर विलय का वियोजन या संयोजन नहीं होता है। कुछ ऐसे विलय जिनके लिए I का मान 1 होगा, वो कौन कौन हो सकते हैं? यूरिया, ग्लूकोज, इथेनॉल इत्यादि। तो यूरिया हुआ, ग्लूकोज हुआ, इथेनॉल है हमारे पास में, या हमारे पास फ्रक्टोज है, तो इन सब में I का मान कितना होता है? 1 होगा। तो I यहां पर परिवर्तित नहीं होता है। अब समझिए, हमने पढ़ा अणुसंख्यक गुणधर्मों को, और अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल में कोई परिवर्तन होगा तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी परिवर्तन होता है। तो इस I से हम उनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसको समझिए। हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, वो 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, जिसमें पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो किसके बराबर था? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो P नॉट क्या है? यहां पर शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है। PS क्या है? यहां पर विलयन का वाष्प दाब है, और काई ऑफ सॉल्यूट का मतलब हुआ विलय का मोल प्रभाज। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी यहां पर क्वथनांक में उन्नयन, जिसमें हमने पढ़ा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अब अगर हम यहां पर डेल्टा TB की बात करें तो डेल्टा TB क्या था? ये था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसको अगर हम ऐसे लिख दें बेटा, TB माइनस TB नॉट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू KB इंटू M। KB यहां पर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, और स्मॉल m यहां पर मोलालिटी या मोललता को प्रदर्शित करता है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी हिमांक में अवनमन, जिसको हम डेल्टा TF कह रहे थे, और ये होगा TF0 माइनस TF इज इक्वल टू KF इंटू M। यहां पर T नॉट F शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है, और TF विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट है। चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब, जो हमारे पास बराबर था CRT या N अपॉन V RT के। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले हमने तब पढ़े जब हम मान के चल रहे थे कि जो विलय है उसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर कहीं पर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू को हम वहां पर कंसिडर करेंगे। तो हमें क्या करना है, इन सब फॉर्मूले में इनको I से मल्टीप्लाई कर देना है। तो
वांट ऑफ फैक्टर के रूप में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उसको हम I से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम I का मान बढ़ाएं या कम करें तो उससे विलयन के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझते हैं। तो यहां पर पहली प्रॉपर्टी हमारे पास थी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हमने लिखा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। अब यहां पर ध्यान रखिए कि जो P नॉट है यानी जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा वह तो स्थिर मात्रा है, वह तो चेंज नहीं होगा। तो परिवर्तन किस में हो सकते हैं यहां पर? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में। तो अगर हम I का मान बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? कम हो जाता है। तो पहला पॉइंट है I का मान बढ़ाने पर विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तुम यहां पे लिख सकते हैं I का मान बढ़ाने पर विलयन का वाष्प दाब कम होता है। उदाहरण के लिए अगर हमें कहा गया हमारे पास इक्विमोलर सॉल्यूशन है यहां पे है Al2SO4 होल थ्राइस, दूसरा है NaCl, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है हमारे पास में यहां पर Na3PO4। और ये जो चार विलयन हैं, जो इक्विमोलर विलयन हैं, इनको हमने किसी एक ताप 300 केल्विन पर बनाया है, जहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सबका बराबर है। तो हमें बताना है कि इनका वाष्प दाब का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। तो हमें यहां पर बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का आरोही क्रम क्या होगा, ये हमें यहां पे लिखना है। तो अगर हम यहां पर इन विलयनों को देखें तो यह इक्विमोलर सॉल्यूशन है, यानी सबके मोल बराबर है और सबको हमने समान आयतन में घोला हुआ है। ताप भी सबका एक जैसा है। इसका मतलब ये किसके ऊपर यहां पर निर्भर करेंगे? ये निर्भर करेंगे यहां पर वैल्यू ऑफ I के ऊपर। तो अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट में देखें तो I का मान यहां पर आएगा 5, ठीक है। NaCl में अगर हम देख रहे हैं तो I कितना आ जाएगा? 2। ग्लूकोज को हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं होता है, तो I का मान आएगा 1 और Na3PO4 में I का मान आएगा 4। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर कितने एल्यूमिनियम मुझे मिले? 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट आयन, यानी कुल आयनों की संख्या कितनी हो गई? 5। NaCl में एक Na प्लस एक Cl माइनस,
तो कुल आयनों की संख्या वियोजन के बाद कितनी हुई? 2। यहां पर ग्लूकोज ही पहले था, ग्लूकोज अब भी है, कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ है। और यहां पर हमें 3 सोडियम प्लस मिले और एक यहां पर फॉस्फेट आयन मिला, तो कुल आयनों की संख्या हुई 4। अब हमने पढ़ा है कि आई का मान बढ़ाने पर विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो इसका मतलब जिस विलयन के लिए आई का मान जितना अधिक होगा उसका वाष्प दाब उतना कम होगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा आई किसका है? एल्युमिनियम सल्फेट का। इसका मतलब एल्युमिनियम सल्फेट विलयन का जो वाष्प दाब है वो सबसे कम होगा। किसके बाद? Na3PO4 से। और इसके बाद किसका नंबर आएगा? NaCl का। और सबसे अधिक किसका होगा? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के विलयन का वाष्प दाब सबसे अधिक होता है। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये हमारे पास में यहां पे ऑर्डर आ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट हमने समझा कि अगर आई का मान बढ़ता है तो विलयन का वाष्प दाब कम होता है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास थी क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी का मतलब हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये किसके बराबर था? ये था आई के बी एम के बराबर। तो अगर हम यहां पर अब 4 विलयन ले रहे हैं तो मेरे पास विलयन यहां पे दिया हुआ है एल्युमिनियम सल्फेट K3FeCN6 यूरिया। और इन तीनों का हमारे पास में जलीय विलयन है। जिसमें हमने इनके इक्विमोलर सॉल्यूशन बनाए हैं, यानी सबके समान मोल को हम ऐसा कह सकते हैं कि इक्वल मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तीनों के इक्वल मोल हमने यहां पे बनाए। तो अगर तीनों विलयन जल में बने हैं इसका मतलब केबी का मान क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। इक्वल मोल को हमने 1 kg सॉल्वेंट में किया, इसका मतलब यहां पर जो मोलालिटी का मान आएगा वो भी एक जैसा ही होगा। तो यहां पर डेल्टा टीबी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आई के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं कि इस केस में डेल्टा टीबी जो किसके बराबर है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यह निर्भर किसके ऊपर कर रहा है? आई के ऊपर। अब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स है, तो जो भी चेंज होगा वो किस में होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में। तो हम लिख सकते हैं कि अगर आई का मान बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं आई का मान बढ़ाने पर विलयन का क्वथनांक बढ़ता है। तो अगर हम
इन तीनों को देखें, इन 3 विलयनों को मैं देख रहा हूं, तो यहां पर I का मान कितना है 5, यहां पे I का मान कितना आएगा 4, और यहां पे I का मान कितना है 1। यानी सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का। इसके बाद किसका नंबर आएगा, K3FeCN6 का, और इसके बाद नंबर किसका आएगा, यूरिया का। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दूसरा गुण है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर I का मान बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ता है, जबकि I का मान बढ़ने पर जो वाष्प दाब था उसमें कमी आ रही थी। तो जिसका I का मान जितना ज्यादा उसका वाष्प दाब उतना कम। अब हम समझते हैं तीसरी प्रॉपर्टी को, जो है हिमांक में अवनमन, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो तीसरा हमने पढ़ा डेल्टा टीएफ, और डेल्टा टीएफ क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू I KF इंटू M। तो अगर हम मोलालिटी को बराबर कर दें और सबका जलीय विलयन ले लें, इसका मतलब ये डेल्टा टीएफ किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा I के मान पर। तो फॉर सेम मोलालिटी एंड सेम सॉल्वेंट, भाई हमने विलायक को भी एक ही जैसा कर दिया और मोलालिटी को भी एक ही जैसा कर दिया, तो इसका मतलब डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, I के ऊपर। अब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट तो फिक्स है, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, तो इसका मतलब जो भी परिवर्तन यहां पर होगा वो विलयन के हिमांक में होगा। तो I बढ़ने पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन घटता है। तो यहां से हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, I का मान बढ़ाने पर विलयन का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। तो जिस सॉल्यूशन के लिए I का मान जितना ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक उतना कम होगा। ओके, तो तीसरी प्रॉपर्टी हमने समझी कि अगर I का मान बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होगा। अब हम चौथी प्रॉपर्टी को समझते हैं, जो है हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर, या जिसको हम कहते हैं परासरण दाब। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने पढ़ा पाई इज इक्वल टू ICRT। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को सेम कर दें यानी समान सांद्रता, और जो ताप है उसको भी सेम कर दें, और R क्या है, यह सॉल्यूशन कांस्टेंट है या गैस कांस्टेंट, मैं इसको लिख सकता हूं जिसका मान गैस कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहां पर जो पाई है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, I के। तो अगर I का मान बढ़ेगा तो पाई का मान भी बढ़ेगा, यानी जिस विलयन के लिए I का मान जितना अधिक होगा
समान अवस्थाओं में उसका परासरण दाब भी उतना अधिक होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि समान अवस्था में, और समान अवस्था किसकी? टेम्परेचर और सांद्रता की। I का मान बढ़ने पर परासरण दाब बढ़ता है। तो अगर हमारे पास में यहां पर 0.1 m विलियन है NaCl का, 0.1 m है ग्लूकोज का, 0.1 m है K4FeCN6 का, या 0.1 m विलियन है हमारे पास में Na3PO4 का। और अगर हम इन सब को एक सेम टेम्परेचर पे ले रहे हैं, टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है T केल्विन, और मुझसे पूछा जाए कि इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर का क्रम क्या होगा, तो हम बता सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे अधिक किसका होगा? K4FeCN6 का। क्यों? क्योंकि इसके लिए I का मान कितना है? 5। इसके बाद नंबर आएगा Na3PO4 का, क्योंकि इसके लिए I का मान है 4। इसके बाद नंबर होगा NaCl का, जिसके लिए I का मान 2 है, और सबसे बाद में नंबर होगा ग्लूकोज का, जिसका I का मान 1 है। तो इस प्रकार से हमने चारों प्रॉपर्टीज के बारे में समझा। I बढ़ाए का मान बढ़ेगा तो विलयन का वाष्पदाब कम होगा, क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक कम होगा, परासरण दाब बढ़ेगा। तो इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं और समझते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट को यूज करना कितना आ सकता है। तो हमारे पास में क्वेश्चन है, हमको दिया हुआ है 0.1 m Al2SO4 होल थ्राइस। दूसरा मुझे दिया हुआ है 0.5 m ग्लूकोज, और एक हमें दिया हुआ है 0.25 m NaCl का विलयन। इन तीनों के लिए जो ताप है वो 500 केल्विन है। R का मान 0.0823 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल हमें दिया हुआ है। तो हमें बताना है परासरण दाब के लिए कौन सही है। ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है पाई ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस is greater than pi of glucose, B pi of NaCl is greater than pi of glucose,
C हमें दिया हुआ है पाई ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज ग्रेटर देन पाई ऑफ NaCl। D हमें दिया हुआ है उपर्युक्त सभी, और E दिया हुआ है हमें पाई ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू पाई ऑफ NaCl इज इक्वल टू पाई ऑफ ग्लूकोज। तो हमारे पास में 3 विलयन है, एक है 0.1 मोलर एल्युमिनियम सल्फेट, एक है 0.5 मोल ग्लूकोज, और तीसरा विलयन है 0.25 m NaCl। एक हमें ताप दिया हुआ है 500 केल्विन, R का मान है 0.082। तो हमें बताना है कि इनमें से परासरण दाब के लिए कौन सही है, A, B, C, D या फिर E। आप अपने जवाब हैंडरेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से दे सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे को जवाब पता है तो आप हैंडरेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ओके, GIC गैरसैंण आपका आंसर है बी। कोई और स्कूल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, समझते हैं इसको। सबसे पहली बात, हमें यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हुआ पाई इज इक्वल टू ICRT। देखिए यहां पर T और R दोनों सेम है, इसका मतलब जो पाई का मान होगा यह सिर्फ I और C के ऊपर ही निर्भर करेगा, क्योंकि यहां पर सांद्रताएं अलग अलग हैं। तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम सिर्फ I यानी वॉन-टॉप फैक्टर से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे हम देखें तो यह है 0.1 और इसके लिए वॉन-टॉप फैक्टर का मान होता है 5, तो ये हो जाएगा 0.5। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर 0.5 है और ग्लूकोज के लिए I की वैल्यू होती है 1, तो ये भी होगा 0.5, और 0.25 NaCl है और इसके लिए I का मान होता है 2, तो ये भी होगा 0.5। यानी तीनों विलयनों का परासरण दाब समान होगा, तो आंसर हमारे पास में आएगा E। पाई ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू पाई ऑफ NaCl इज इक्वल टू पाई ऑफ ग्लूकोज। तो तीनों विलयनों का परासरण दाब इस वाले केस में समान होगा। ठीक है, तो आपको यहां पर यह देखना है कि कौन कौन सी कंडीशन सेम दी हुई है और कौन कौन सी वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल कंडीशन होंगी उनसे हम प्रॉपर्टी का मान ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहां पर
क्वेश्चन दिया हुआ है K3FeCN6 डेसीमोलर विलयन का परासरण दाब 500 केल्विन पर ज्ञात कीजिए। R का मान आप ले सकते हैं 0.082। K3FeCN6 के डेसीमोलर विलयन का परासरण दाब 500 केल्विन पर ज्ञात कीजिए। R का मान है 0.082। तो अगर हम यहां पर समझें, सबसे पहली बात, डेसीमोलर का मतलब हुआ m/10 या 0.1 m विलियन, अर्थात 0.1 मोल K3FeCN6 के 1 लीटर विलियन में उपस्थित हैं। अब अगर हम यहां पर K3FeCN6 को देखें तो यह वियोजित होगा और वियोजित होके यह 3 पोटेशियम आयन और एक FeCN6 3- आयन देगा। तो शुरू में हमारे पास 1 मोल है, यानी एक अणु, एक कण है, और बाद में कितने हो गए? 4। तो यहां पर I का मान होगा 4/1 = 4। तो I का मान यहां पे हुआ 4। और टेम्परेचर हमें पता है कितना दिया हुआ है, 500 केल्विन। तो अब अगर हम पाई का मान निकालेंगे तो पाई हो जाएगा ICRT, यानी 4 × 0.1 × 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमें यहां पर 500। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.4 ATM। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी जब विलय के बारे में बात की जाए तो आप हमेशा इस चीज को देखेंगे कि वह वियोजित होने वाला विलय है या संयोजित होने वाला विलय है, और उसके अनुसार वहां पर I के मान को ज्ञात करने के पश्चात ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मान का निर्धारण करेंगे। तो अगर कहीं पर संयोजन या वियोजन होता है तो संयोजन या वियोजन होने पर कणों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से अणुसंख्यक गुणों की जो मान है उनमें भी परिवर्तन हो सकता है। अब अगर कहीं पर वियोजन या संयोजन हो रहा है, इसका मतलब वहां पर अणुओं की संख्या में परिवर्तन है। इसका मतलब उसका जो मोलर द्रव्यमान है उसमें भी परिवर्तन होगा। तो यहां पर हम यह भी कह सकते हैं कि जो I है ये किसके बराबर हुआ हमारे पास में? सामान्य मोलर द्रव्यमान अपॉन असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य का मतलब हुआ जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वियोजन या संयोजन की वजह से, या
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जो मोलर द्रव्यमान और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं ये एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती होती है, तो हम इनको प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण अपॉन परिकलित अणुसंख्यक गुण भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर हम किसी का एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और जो जनरल मॉलिक्यूलर मास है इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और यह 1880 के में वॉन्टहॉफ द्वारा बताया गया था। तो यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। तीन सौ केल्विन पर विलयन का परासरण दाब 2.57 into 10 to the power -3 बार पाया गया है। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1.26 ग्राम प्रोटीन इज प्रेजेंट इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल at 300 Kelvin. The osmotic pressure of solution is 2.57 into 10 to the power -3 bar. Determine the molar mass of protein. तो यहां पर हम सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू CRT, और C को हम क्या लिख सकते हैं, N/V/RT, और N को हम क्या लिख सकते हैं, W/M इंटू V/RT। तो हमें यहां पे किसका मान निकालना है, हमें यहां पे मान निकालना है M का। तो M की वैल्यू हो जाएगी यहां पर WRT/πV। तो ये हमारे पास आ जाएगा, W कितना है हमारे पास 1.26 ग्राम, R की वैल्यू है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर हमें कितना दिया हुआ है 300, पाई का मान है 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3 बार, और यहां पर वॉल्यूम कितनी है हमारे पास में 200 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 लीटर, और इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 61.022 ग्राम पर मोल। तो यह
प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 45 ग्राम इथाइल अल्कोहल C2H5 OH को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलियन के नंबर 1 हिमांक अवनमन यानी डेल्टा TF तथा हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट की गणना कीजिए। तो हमारे पास यहां पर इथाइल अल्कोहल है, इसको हम 46 कर दें, चलिए 45 रहने दीजिए। 45 ग्राम इथाइल अल्कोहल है जिसको 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। हमें बताना है कि डेल्टा TF और फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो सकता है। तो फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा TF होता है KF × MI। अब इथेनॉल के लिए C2H5OH के लिए I का मान कितना होगा? 1। क्योंकि यहां पर हम जल को ले रहे हैं तो इसलिए KF का मान हो जाएगा 1.86। अब हमें यहां पर क्या चाहिए? मोलालिटी, यानी हमें पहले मोललता का मान याद करना है। तो मोललता क्या हो जाएगा? गिवन मास 45 अपॉन मोलर मास 46 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 600 इंटू 1000। तो यहां से अगर हम मोलारिटी निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास आएगा 1.63 मोलर। तो डेल्टा TF हो जाएगा 1 इंटू 1.63 इंटू 1.86। तो ये हमारे पास आएगा 3.03। तो यहां पर हमारे पास में डेल्टा TF का मान आया कितना? 3.03 केल्विन। अब अगर हम हिमांक में अवनमन को निकालेंगे तो दूसरा है हमारे पास में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। भाई डेल्टा TF हमने यहां पे निकाल दिया, जो कितना आया? 3.03। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो किसमें है? हमने जल में बनाया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास होता है 273.15 केल्विन, जो जल का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस 3.03 केल्विन। तो ये हमारे पास हो जाएगा 270.11 केल्विन।
तो इस प्रकार से हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन यहीं पर ख़त्म होता है। कल की क्लास में हम इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि अगर हमारे पास में कोई विलयन में सांद्रता निकालनी है, अणुसंख्यक गुणधर्म निकालने हैं या कहीं पर वांट ऑफ फैक्टर निकालना है तो उसको हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।